12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 95+ अंक आप जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का में मेरे प्यारे बच्चों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 1 नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति होती थी आयताकार, चौकोर, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु सभ्यता थी मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कमरों की आकृति होती थी चौकोर। खा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, महाभारत के रचयिता का क्या नाम था? तो वेद व्यास। ठीक है, महाभारत के रचयिता का नाम था वेद व्यास। आपका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीकालाहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में, भद्राचलम में। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। कहाँ? हम्पी में। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सांची का स्तूप निर्मित करवाया था, यानी सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने, महापद्मनंद ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। इसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? बाबा गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, विजयनगर अवस्थित है कावेरी के तट पर, कृष्णा के तट पर, तुंगभद्रा के तट पर, भागीरथी के तट पर। तो मेरे प्यारे बच्चों जो विजयनगर है वो तुंगभद्रा के तट पर अवस्थित है। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी? बैरकपुर में। 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना घटी थी बैरकपुर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? जनजाति आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं। तो जो संथाल आंदोलन है ये जनजाति आंदोलन से संबंधित है। का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1905, 1906, 1907, 1909। तो जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन बंटवारा हुआ था ये हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, क्या कह रहा है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 80, 93, 60 या फिर 65। तो संविधान सभा में जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे 93। ठीक है, आपका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे खंड खा की। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ, आपको इतना लिख देना है। काली का अर्थ है काला और बंगा का अर्थ है चूड़ी। ठीक है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काली चूड़ियाँ। लेकिन मैंने विस्तार से लिख रखा है, आप समझ लीजिए। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ है। यह नाम सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल को दिया गया है जहाँ खुदाई में काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े पाए गए थे। कालीबंगा शब्द सिंधी या पंजाबी भाषा से लिया गया है, जहाँ काली का अर्थ काला और बंगा का अर्थ है चूड़ी। इसके बाद है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने?
मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपने भारत यात्रा विवरण को इंडिका नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। ठीक है, संग्रहित किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? भारत के संविधान की 4 विशेषताएं। तो भारत के संविधान की 4 विशेषताएं निम्न है: लिखित, संवैधानिक संघवाद, सर्वोच्चता और धारा 370। ठीक है, ये 4 विशेषताएं भारत के संविधान की 4 विशेषताएं हैं। इसके बाद में काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। इसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इसके बाद है खंड गा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उत्तर लगभग आपको 100 शब्दों में देना है। कितने में? 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तो नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि यह ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीयों पर आर्थिक शोषण का प्रतीक था। महात्मा गांधी ने नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार का विरोध कर जन जन को साथ जोड़ा। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता और स्वदेशी उत्पादों की तरफ प्रेरित किया, जिससे भारतीय जनता ने नमक कानून के खिलाफ व्यापक असहमति जताई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन प्राप्त किया और स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा दी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्या कह रहा है? महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहली है विशेषता, देखेंगे, ये बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र थे जो साम्राज्य के रूप में विकसित हुए। इनमें कृषि, व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। धातु विज्ञान और शिल्पकला की प्रगति हुई, जिससे नई चीज़ों का निर्माण हुआ। इसके बाद चौथा है, क्या कह रहा है? इन क्षेत्रों में जाति व्यवस्था स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी और सामाजिक संगठन मजबूत था। धर्म, संस्कृति और कला का भी इस काल में विकास हुआ, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उपस्थिति। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश राज ने उनकी शक्ति और प्रभुत्व को कमजोर करने के लिए जमींदारी प्रथा लागू की, जिससे उन्हें भारी कर चुकाना पड़ा। साथ ही उनकी स्वतंत्रता, स्थानीय प्रशासनिक अधिकार और भूमि पर नियंत्रण को चुनौती दी गई। सामंतों ने ब्रिटिश शोषण, असमान कर प्रणाली और व्यापार के नियमों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करनी पड़ी। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मनसबदारी प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मनसबदारी, ठीक है, मनसबदारी प्रथा पर एक टिप्पणी लिखिए। मनसबदारी प्रथा मुगलों के शासक में एक प्रमुख प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों को पद और वेतन के बदले पर आधारित किया गया था। मनसबदार को अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने और सैनिकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी। यह प्रथा सैन्य शक्ति के नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस व्यवस्था में जमींदारों और सामंतों के बीच असमानता को भी बढ़ावा दिया और किसानों पर करदाताओं का बोझ बढ़ा दिया। इससे सामंतशाही की स्थिति मजबूत हुई, जो अंततः साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बना। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण प्रमुख थे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का दमनकारी रवैया। दूसरा, भारत के आर्थिक शोषण और संसाधनों की लूट। भारतीयों पर भारी कर और सेवाओं का प्रयोग। इसके बाद है मेरे प्यारे, चौथा, स्वदेशी उद्योगों की मंदी और बेरोजगारी। भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। संप्रदाय के समन्वय का तात्पर्य विभिन्न धर्मों, जातियां, समुदायों के बीच आपसी मेलजोल और संबंधों को समझने से है। इतिहासकार इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के आपसी प्रभाव और साझा तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे भारत में मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्मों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वय से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर यह समझा जाता है कि कैसे विभिन्न
समुदाय एक दूसरे से प्रभावित हुए और समाज में मेल जोल बढ़ा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है खंड घा। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। खंड घा है, इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 22 नंबर प्रश्न है 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तक भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए अथवा मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके 2 पूछता है, इसमें आपको 1 करना रहता है। फिर 23 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों प्राकृत तथा महत्व का विवेचना कीजिए अथवा नमक सत्याग्रह का विवेचन कीजिए। इसके बाद 24 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए अथवा भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद है खंड अंगा। खंड अंगा में ये 10 अंक का होता है। 10 महत्वपूर्ण तिथियां पूछता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 10 तिथियां हैं 10 अंकों की। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1831 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। 1973 भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 1814 पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1617 शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। 1974 पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। 1955 भारत में दलितों के लिए विशेष ट्रेन दलित मित्र शुरू की गई। 1989 बर्लिन दीवार गिराई गई। 1325 इब्न बतूता भारत यात्रा पर आए। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्हों द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम पर सही स्थान दर्शाने के लिए 1 अंक 1+1 अंक निर्धारित है, यानी कितने अंक का है 10 अंक का। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। कूका विद्रोह स्थान कहाँ पे हुआ, अलवर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थान अमृतसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद। ठीक है, इसके बाद है गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम प्रयागराज है। मगध की राजधानी राजगृह है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।